नमस्कार साथियों। लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने आज के सेशन में। और आज बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा और संस्कृति का सेशन चल रहा था, जिसमें 4 लेक्चर हम तक डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम 5वें लेक्चर पर मूव करने वाले हैं। और 5वें लेक्चर में आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के भारत वंदना कविता पर। और सिर्फ कविता ही यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि ये जो लेक्चर हो चल रहे हैं, ये सीरीज चल रही है ना, ये आपकी एग्जाम बेस्ड सीरीज है। तो इसमें हम उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि एग्जाम के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कुछ भी। जहां पर आपने लेक्चर लिया, समझिए आपका ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो गया। और प्रत्येक टॉपिक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ा रहा हूं। तो बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए सेकेंड ईयर हो या बीए थर्ड ईयर हो, प्रत्येक के लिए लेक्चर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अब तक जो है मैं 80 से ज्यादा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। जिन दोस्तों को भी पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे लेक्चर डिटेल में मिल जाएंगे। इस सब के अलावा अभी आप हिंदी देख रहे हैं, हिंदी के अभी 5वां लेक्चर ही चल रहा है। लेकिन इससे पहले हम इंग्लिश को कंप्लीट कर चुके, जो आपके फाउंडेशन कोर्स में आती है ना। तो फाउंडेशन में हिंदी इंग्लिश कंप्लीट आता है, तो इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। अब जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारे वहां पर इजीली देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास में, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं एक छोटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट के साथ में। लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं सब कुछ पहले ही ओपन कर देता हूं। देखिए 7 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का लेक्चर कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले भारत वंदना कविता, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित है। ये हमारा मेन टॉपिक का नाम है, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों हम 7 पॉइंटों के माध्यम से आपको पूरा लेक्चर देने वाले हैं। 7 पॉइंटों में जैसे आप देख पा रहे हैं ना, लेक्चर पॉइंट नंबर 1 में जो है हम यहाँ पर निराला जी के जीवन परिचय पर बात करेंगे। 2 में हम इनके योगदान पर बात करेंगे। फिर हम जो है भारत वंदना कविता के सारांश को देखने वाले हैं। फिर इनका केंद्रीय भाव देखने वाले हैं। फिर विशेषताएं देखने वाले हैं। उसके बाद लंका की उपमा, कविता में अंकित राम की छवि, तो ये भारत की छवि, माफ कीजिएगा, ये सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और आप अगर गौर से देखेंगे तो एग्जाम बेस्ड कैसे हुआ, वो इस प्रकार से होगा कि आपसे एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, सेपरेट प्रश्न आते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रश्न नंबर 1 में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महाकवि निराला जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए, ठीक है। या फिर आपसे जो है महाकवि निराला जी का जो है साहित्यिक योगदान 100 शब्दों में लिखिए, या कविता का सारांश लिखिए, केंद्रीय भाव लिखिए, उनकी विशेषताएं लिखिए, आदि आदि। तो हर पॉइंट जो है यहाँ देख रहे हैं ना, हर एक प्रश्न का, ये मान लीजिए कि हर पॉइंट एक प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यही पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन महाकवि निराला जी के जीवन परिचय पर। चलिए सबसे पहले स्लाइड को पूरी ओपन कर लेते हैं, ताकि बार बार पेन लेने की झंझट से मुक्ति मिल जाए। देखिए दोस्तों, महाकवि निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है कवि का। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इनको माना गया है। 4 स्तंभ है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ठीक है। इनमें निराला जो है यहाँ पर एक अपने आप में एक स्तंभ है, एक पिलर है छायावादी युग के। और ये वो शख्सियत है जो क्रांतिकारी, स्वाभिमानी और ओजस्वी कवि के रूप में काफी विख्यात हुए हैं। इनके जन्म की अगर बात करें तो 1899 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ। जबकि इनका मूल निवास कहां पर, उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का गढ़वाल गांव था, गढ़ाकोला गांव था। पारिवारिक अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो बचपन में ही इनके माता पिता का जो है सहारा इनसे छिन गया था। माता पिता चल बसे थे। और युवावस्था तक आते आते इनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। और इसके आसपास ही जो है इनकी पुत्री सरोज का भी स्वर्गवास हो गया। मतलब कुल मिलाकर के इनका जो पूरा जीवन कटा है वो काफी संघर्षों के साथ कटा है। इनकी पत्नी, जिनका नाम था मनोहरा देवी, उनकी प्रेरणा से ही ये जो है हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित हुए थे, याद रखिएगा। और इन्होंने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष के कारण ही इन्हें स्वाभिमानी और क्रांतिकारी स्वभाव के ये स्वामी बन पाए। इनके अगर देहांत की यानी निधन की बात करें तो 1961 में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। निराला जी जो है दोस्तों, इनके संघर्ष के कारण ही ये सृजन का कबीर और हिंदी साहित्य का महाप्राण भी इनको माना गया है। तो जितना ये मैं इसमें जीवन परिचय में जितना मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, इतना आपके आंसर के लिए पर्याप्त होगा। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ना पड़ेगा क्योंकि 7 पॉइंट है, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है अनावश्यक डिस्कस करने की। जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां रुक करके आराम से शांति से आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो साहित्यिक योगदान की दोस्तों जरा बात कर ले। साहित्यिक योगदान के अंतर्गत जो है
निराला जी को अगर बात करें दोस्तों, तो निराला जी का जो है हिंदी साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, लेकिन कविता के क्षेत्र में इनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। निराला जी से पहले देखिए, इनको मुक्त छंद के प्रवर्तक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि निराला जी से पहले की अगर बात करें तो हिंदी कविता में जो है छंदों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, लेकिन निराला जी आए और इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, उनमें छंद का यूज ही नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। इसीलिए इनको मुक्त छंद का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा इनके विषयों में विविधता विविधता भी देखने को मिली है, विविधता भी। उनकी कविताओं में एक तरफ राष्ट्र प्रेम और क्रांति की गूंज नजर आती है, तो दूसरी तरफ प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य और शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना भी देखने को मिलती है। यानी कि वे कहा ना कि हिंदी साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र के मर्म को स्पर्श करने वाले कवि रहे हैं ये। इनकी कई योगदान रहे हैं, कई कृतियां रही है, कई रचनाएं रही हैं। जैसे अनामिका को आप पढ़ सकते हैं, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति, पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति आदि आदि। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि साहित्य में अगर योगदान की बात करें तो काफी अद्वितीय जो है योगदान देखने को मिलता है निराला जी का। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले थे जो इस कविता के एक छोटे से सारांश की, संक्षेप में सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत वंदना कविता जो है निराला जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतिका से ली गई है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों कहा गया है भाई? निराला जी का एक काव्य संग्रह है, मतलब एक बड़ी किताब है। कौन सी? जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? गीतिका। उसमें से एक कहानी, कौन सी? भारत वंदना, उसमें से लिखी एक कहानी मात्र है। याद रखिएगा, तो इसीलिए कहा गया कि भारत वंदना का जो कविता है, यह कविता निराला जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतिका से ली गई है। यह कालजयी राष्ट्र वंदना यानी कि राष्ट्रीय गीत है, जिसमें कवि मां भारती यानी कि भारत माता और सरस्वती की प्रार्थना करते हुए भारत वर्ष की विजय, समृद्धि और स्वतंत्रता की कामना करते हैं। अगर संक्षेप में, शॉर्ट में सारांश की बात करें तो कवि मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं इस कविता में कि वे भारत देश के सभी बंधनों और अज्ञानता को काट कर यहाँ के निवासियों में नया ज्ञान, नई चेतना और स्वतंत्रता की भावना भर दे। वे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण की कामना करते हैं। तो जब आप भारत वंदना कविता भी पढ़ोगे ना, देखिए गूगल कर लीजिएगा, वहां पर आप फॉर्मेट मिल जाएगा, इजीली है ना, पढ़ सकते हैं आप उसको। लेकिन जब मैंने कहा था ना कि जो पूरा सेशन चल रहा है ये एग्जाम बेस्ड सेशन है, तो मैं उसी कंटेंट को आपके सामने लेकर के आऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यह कविता लिखने के लिए नहीं दी जाएगी आपको, ये याद रखिएगा, बल्कि उसका सारांश पूछा जाएगा, जो कि मैं यहां पर उल्लेखित करके लाया हूं। आप इसका रिविजन लगा सकते हैं क्लास के बाद भी, जिसमें कुल मिलाकर के यहां पर कवि इस कविता में भारत माता से या सरस्वती माता से प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं कि वो भारत देश को बंधन से आजाद करवाए और भारतीयों में नए ज्ञान, नई चेतना और स्वतंत्रता की भावना जागृत करे। और वहीं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में अगर बात करें तो यहां हम देखने वाले थे कि इस पूरी कविता का केंद्रीय भाव क्या रहा है, सेंट्रल आइडिया में, यानी केंद्रीय भाव क्या रहा है, मतलब पूरी कविता का मेन मुख्य भाव क्या है। मुख्य भाव की अगर बात करें तो देखिए, इस कविता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का जागरण है। राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र भावना जागृत हो। तो इन्होंने कविता के माध्यम से परतंत्रता के विरुद्ध आह्वान किया। परतंत्र यानी गुलामी के प्रति के विरोध में ना, जब यह कविता लिखी गई उस समय भारत गुलाम था, और इसीलिए कवि मां भारती से प्रार्थना करते हैं कि वे देशवासियों को अज्ञान, भय और दासता यानी गुलामी से मुक्ति दिलाए। ज्ञान और प्रकाश की कामना करते हैं। इसी प्रार्थना में कवि केवल भौतिक आजादी की ही बात नहीं करते, बल्कि वे वैचारिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी चाहते हैं। वे भारत को ज्ञान और संस्कृति के प्रकाश से जगमगाने का संदेश देते हैं कि मां सरस्वती भारत को ये आशीर्वाद दे की कृपा करे कि भारत ज्ञान और संस्कृति के प्रकाश से जगमगाने लगे। इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग साथ साथ में ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में हम देखने वाले थे
कुछ मुख्य विशेषताओं। इस कविता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है? तो देखिए, ओज गुण और राष्ट्रीयता से परिपूर्ण। पूरी कविता में देश प्रेम का तीव्र स्वर और उत्साह देखने को मिलता है। वही तत्सम प्रधान शब्दावली है। कविता में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जिससे कविता में एक भव्यता और गंभीरता आ जाती है। वही लयबद्धता और संगीतात्मकता देखने को मिलती है, यानी मुक्त छंद के समर्थक होते हुए भी निराला जी इस वंदना में अद्भुत गीयता को, यानी कि गाने योग्य गुणवत्ता और ताल को एक साथ लेकर के आते हैं। वहीं प्राकृतिक और सांस्कृतिक चेतना भी देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में एक विशेषता है कविता की। भारत की नदियां, पर्वत और धरती के रूप का मनमोहक चित्रण इस कविता में किया गया है। तो ये कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं, और इस प्रकार से आप जो है ना पॉइंटों में क्रमबद्ध करके आप उसको लिख सकते हो एग्जाम में भी। अच्छे नंबर मिलेंगे इस प्रकार इस फॉर्मेट में लिखने पर। पॉइंट नंबर 6 में लंका की उपमा, यानी लंका से तुलना करना। तो यहां पर जो है निराला जी ने जो है ना लंका, जी हाँ, कहां पर? श्रीलंका में, है ना, स्थित लंका, भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका में लंका का उल्लेख जो है एक उपमा के रूप में किया है। कैसे किया, सुनिए। कवि ने लिखा है कि पद पद की उपमा उन्होंने की है, जैसे भारत माता के चरण चरण दक्षिण दिशा में समुद्र तक फैले हुए हैं। और कवि इसी को लेकर कहते हैं कि लंका जो है भारत माता के चरणों में रखी हुई एक कमल पुष्प, यानी पाद पीठ, यानी चरण चौकी की तरह सुशोभित हो रही है। लंका भारत माता के चरणों में रखी हुई कमल पुष्प की तरह सुशोभित हो रही है। वहीं प्रकृति चरण पखारना, प्रकृति के द्वारा चरण पखारना। अब इस वक्तव्य को कैसे उन्होंने यहाँ पर कविता के माध्यम से उकेरा है कि हिंद महासागर भारत माता के चरणों को पखारता है, यानी कि, है ना, चरणों को धोता है, और लंका उसके चरण कमल की भांति शोभा भी बढ़ाती है। तो ये कहानी पूरी दक्षिण की। और वहीं अगर बात करें, अब यहाँ चूंकि उपमा है, ये लंका के साथ उपमा की जा रही है, लेकिन अगर विशेषताओं में हम एक पक्ष और जोड़ सकते थे कि जिस प्रकार से दक्षिण में लंका और हिंद महासागर माँ भारती के चरण पकारते हैं, तो चरण पकारते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, चरणों में रखे कमल की तरह। तो उसी प्रकार से उत्तर में सुशोभित जो हिमालय है वो उनके मुकुट की तरह है। ठीक है। सांस्कृतिक संबंध की अगर बात करें तो यह उपमा भारत के पौराणिक और सांस्कृतिक इतिहास की महानता को दर्शाती है ना। और वहीं पॉइंट नंबर 7 में भारत की क्या छवि उकेरी गई है इस कविता के माध्यम से, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। निराला जी ने इस वंदना के माध्यम से भारत की एक भव्य और दिव्य छवि उकेरी है। कैसे, देखिए, इस टेबल के माध्यम से आप पूरे इस विस्तार पूर्वक जो वक्तव्य है इसको अच्छे समझ पाएंगे, है ना। लेकिन एग्जाम में ऐसा टेबल के माध्यम से समझने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पॉइंट वाइज बना करके भी लिख सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट में यहाँ पर लेकर के आता हूँ। अगर आप इनको अच्छे समझ लोगे ना तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, बहुत सारे शब्द आपको लिखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि सर आप बहुत कम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एग्जाम में लिखना बहुत सारा होता है, नहीं। आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, समझ जाएंगे तो आप उसको बहुत आसानी से और जितने शब्दों के साथ लिखना चाहें उतने शब्दों के साथ लिख देंगे। देखिए, यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर भारत की छवि को लेकर के मैं 4 बिंदु देने वाला हूँ, 4 पॉइंट दे रहा हूँ। सबसे पहले भौतिक और भौगोलिक छवि, ज्ञान और संस्कृति की छवि, वहीं पाप ताप नाशिनी छवि, और विजय और जगत गुरु की छवि। कैसे देखिए, और इसी कविता में ये देखने को मिलता है। भौतिक और भौगोलिक छवि, उत्तर में मुकुट के समान खड़ा हिमालय, और दक्षिण में पैर धोता समुद्र, और शस्य श्यामला धरती, यानी हरी भरी धरती। तो ये तो इनका भौगोलिक चित्रण हो जाता है, जो कि सौंदर्यता को दर्शित करता है और महानता को दर्शित करता है। वहीं ज्ञान और संस्कृति की छवि भी यहाँ पर उकेरी गई है। भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ऋषियों, ज्ञान और वेद मंत्रों की पवित्र भूमि मानी गई है। वहीं पाप ताप नाशिनी छवि की अगर बात करें तो यहाँ की नदियां जैसे गंगा जमुना केवल पानी ही नहीं बहाती, बल्कि मन के दुखों और पाप को धोकर नया जीवन भी प्रदान करती है। विजय और जगत गुरु की छवि के रूप में देखें तो भारत संसार को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला और अपनी सत्य अहिंसा से संसार पर विजय पाने वाला पहला देश है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
तो साथियों ये 7 पॉइंट जो मैंने आपको वन बाय वन करके दिए हैं, इन्हीं 7 पॉइंटों को आप अच्छे से कवर कीजिए, है ना? अगर कोई डाउट जा रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग मुझे, और नहीं डाउट है ना तो एक बार मेरे कहने पर एक बार रिवीजन ज़रूर लगाइएगा, लेक्चर को शुरू थोड़ा, है ना, रिवर्स करके और शुरू से एक बार ज़रूर देखिएगा इसको, तो ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए, और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट तो आपने लिया है ना, तो आप एक बार चाहें तो अच्छे से नोट्स को पढ़ करके एक बार रिवीजन ज़रूर लगा लीजिएगा। इसके बाद में आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो चुका है। ठीक है ना? और अगले सेशन की अगर मैं बात करूँ, लेक्चर नंबर 6 में आप लोग देखेंगे, देखिए सारे लेक्चर क्रम से चलते हैं ना, तो अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में आप देखने वाले हैं शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है, और इस कॉन्सेप्ट को भी हम एग्जाम बेस्ड ही लेकर के आएंगे, एग्जाम बेस्ड कंटेंट के साथ ही लेकर के आएंगे। साथियों अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, जाइए चैनल के अंदर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए चैनल का, ताकि सभी क्लासेस आप तक आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। जब सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद ही आपको क्लासेस मिलना प्रारंभ होगी। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो क्लासेस भूल जाइए, नहीं मिल पाएगी आपको। और चैनल में जाने के बाद में चैनल में प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल में अंदर, वहां पर आपको जो है इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगी। सारे लेक्चर, उसमें 18 लेक्चर हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये जो आपके फाउंडेशन का विषय है, तो 18 लेक्चर आप वन बाय वन करके देखेंगे तो आपको वहां से इंग्लिश की सारी समस्याएं पूरी तरह रूट आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो भारत बोर्ड जो आपका फाउंडेशन का ही विषय है ना, भारत बोर्ड में आपका ना, भारत बोर्ड, तो भारत बोर्ड पर क्लासेस लेना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको अंडरस्टैंडिंग इंडिया कहा जाता है। और इस सब के अलावा हाँ, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स कैसे मिलेगा आपको ये? तो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जो है आपको दोस्तों, कंप्लीट पीडीएफ कोर्स मतलब समझिएगा, यहाँ पर अगर आप बीकॉम या बीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फाउंडेशन अवेलेबल है, लेकिन अगर बीए के छात्र हैं तो आपके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें 10 सब्जेक्ट अवेलेबल है। 10 ही सब्जेक्ट, जिसमें फाउंडेशन, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव यानी कि एमडीसी और वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे 399 के छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। ये जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर दिए गए आपको, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपको बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगी। और ध्यान रखना कि जब आप ये कोर्स लेते हैं तो इस कोर्स के बाद में आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकला करके अपनी हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं, हार्ड बुक भी बना सकते हैं। उसमें सभी में सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आंसर ही दिए होते हैं, और अच्छी लैंग्वेज के साथ, ताकि आसान भाषा जिसे आप आसानी से एक रीडिंग में ही समझ पाएँ। ठीक है, और सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।